Hello and welcome students to the online classes of Power Electronics. It's week 6th and lecture number 1st, and I'm here your instructor Mohsen Khan. So as you know कि हमने स्टार्ट किया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और स्टार्ट में हमने कहा था कि व्हाट्स एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. So it's actually that branch in which we study those electronic devices that can withstand high power. हाई पावर मीन्स हाई वोल्टेज एंड हाई करंट. ठीक है, और इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशंस आप लोगों को मैंने बताया था कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा है. और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तभी कहते हैं क्योंकि इनमें जो कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं उनकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है. ठीक है, इसमें हम ज़्यादातर पढ़ेंगे पावर कंट्रोल एंड पावर कन्वर्जन. अभी हमने जो स्टार्ट किया था वो पावर कन्वर्जन स्टार्ट किया था. कौन सा पावर कन्वर्जन स्टार्ट किया था? वी हैव एक्चुअली स्टार्टेड टू कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर. ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पस कौन सा डिवाइस यूज होता है? दैट डिवाइस इज कॉल्ड रेक्टिफायर. रेक्टिफायर क्या करता है? वो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था सिंगल फेज रेक्टिफायर्स with R लोड एंड with RL लोड. रेजिस्टिव लोड भी हमने स्टडी किया था, लेकिन चूँकि आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ज़्यादातर लोड्स रजिस्टर नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें इंडक्टर भी इंक्लूड होता है, तो तभी हमने इंडक्टिव लोड के लिए भी रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस था और उसके लिए जो रिस्पेक्टिव आउटपुट वेव फॉर्म्स थे वो भी हमने स्टडी किए थे. इन दिस लेक्चर वी विल एक्चुअली स्टार्ट 3-phase rectification. Rectification is actually the process of converting an AC signal into DC signal. ठीक है, now let's start 3-phase uncontrolled rectifier. इसमें एक और भी टर्म मैं बार बार यूज करता हूँ कि uncontrolled. एक होता है controlled एंड एक होता है uncontrolled. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि what's actually uncontrolled and what's actually controlled. हमारे पास ये सिंगल एक साइकिल है एसी. तो अनकंट्रोल में क्या होता है? या तो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीटली रेक्टिफाई कर लेंगे जो कि आउटपुट को नहीं मिलेगा, या हम फुली नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर लेंगे और यह हाफ साइकिल फिर आउटपुट में हमको नज़र नहीं आएगा, या अक्रॉस द लोड ये सप्लाई नहीं होगा. और कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल में ये होता है कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो लोड को मिलता है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? हाफ साइकिल क्लिप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक. इसमें ऐसे डिवाइसेस यूज़ होते हैं जो कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं. तो फिर लोड के अक्रॉस हम अपनी मर्जी के मुताबिक हाफ साइकिल में भी थोड़ा सा हाफ साइकिल बी और एल को सप्लाई कर सकते हैं. तभी दूसरा टाइप का जो रेक्टिफायर है उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. लेकिन ये जो है ये हमारे पास अनकंट्रोल्ड है. तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, लास्ट टाइम भी जो हमने पढ़ा था उसमें सारा हमने पढ़ा था अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर. इसी तरह अब हम 3-phase भी जो रेक्टिफायर पढ़ेंगे वो भी अनकंट्रोल्ड ही होगा. We have already discussed single phase rectifiers. ठीक है, इसका मतलब है कि हमने ऑलरेडी जो सिंगल फेज रेक्टिफायर है वो स्टडी किया है और हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. तो देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ 3-phase रेक्टिफायर? अगर हमारे पास सिंगल फेज रेक्टिफायर है तो हम 3-phase रेक्टिफायर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो सिंगल फेज जो रेक्टिफायर है उसका एक फ़ायदा तो ये है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है या उसका जो कंस्ट्रक्शन मीन्स के जो बनावट है उसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो बहुत इजीली एंड सिंपल वे में कनेक्टेड है. लेकिन पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है. और दूसरा सिंगल फेज जो रेक्टिफायर है उसमें मसला ये है कि आउटपुट के अक्रॉस जो हमारे पास पल्सेटिंग आउटपुट आता है उसमें रिपल्स ज़्यादा होते हैं.
तो जब रिपल्स ज़्यादा होंगे तो उसको रिमूव करने के लिए हमने फिर क्या यूज़ करना है, हमने फिर फिल्टरिंग के जो कंपोनेंट्स हैं या फिल्टरिंग के जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आरसी फिल्टर या कैपेसिटिव फिल्टर या इंडक्टिव फिल्टर। लेकिन ये डिवाइसेस एक्चुअली ये जो हमारे पास ये रेक्टिफायर जो है ये हाई पावर रेक्टिफायर्स हैं। तो जब हम हाई पावर रेक्टिफायर यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो फिल्टर्स यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होंगी, उसकी हमारे पास एक्सपेंसिव होंगी और उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तभी हम क्या करते हैं, तभी हम सिंगल फेज़ जो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स हैं वो हाई पावर एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिपल्स ज़्यादा है। तो रिपल्स रिमूव करने के लिए हम फिल्टर यूज़ करेंगे। तो जब फिल्टर्स यूज़ करेंगे तो वो लार्ज एंड एक्सपेंसिव होंगे, तो तभी सिंगल फेज जो रेक्टिफायर्स हैं वो हाई पावर जो एप्लीकेशंस है उसमें यूज़ नहीं होते। तो तभी हमने क्या कर लिया, तो तभी हमने सिंगल फेज से स्विच कर लिया इनटू 3 फेज में। फिल्टर कंपोनेंट्स एट हाई पावर आर लार्ज एंड एक्सपेंसिव। ये अब क्या है, सिंगल फेज एंड 3 फेज का जो कंपैरिजन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, उसकी एक ग्राफिकल व्यू है जो कि मैंने ली है कौन सी साइट से, elprocus.com से। ठीक है, आप लोग भी खुद ही विजिट कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रिपल्स। ठीक है, तो इससे मसला क्या होता है, इससे मसला ये पैदा होता है कि लोड के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज पीक पे पहुंच जाती है, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर लेती है, फिर यहाँ पे दोबारा मैक्सिमम तक पहुंच जाते हैं, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस आर एक्चुअली कॉल्ड रिपल फैक्टर्स। इसी तरह ये हमारे पास था केस हाफ वेव रेक्टिफायर का था, और ये हमारे पास केस है फुल वेव। फुल वेव में फिर भी रिपल्स सिंगल जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके मुकाबले में फुल वेव जो रेक्टिफायर है उसमें रिपल्स कम है। लेकिन इन रिपल्स को रिमूव करने के लिए हाई पावर पे जो फिल्टर कंपोनेंट्स यूज होंगे वो लार्ज होंगे और एक्सपेंसिव होंगे। अब इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखें, ये हमारे पास 3 फेज हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। इसका जो आउटपुट है रेक्टिफायर का, उसका आउटपुट ये है, ये ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट है। इसमें भी रिपल्स है, लेकिन इन रिपल्स को रिमूव करने के लिए हमने इतने हाई एंड लार्ज जो फिल्टर्स हैं या कैपेसिटर और इंडक्टर है वो यूज़ नहीं करने पड़ते हैं। तभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। सो दैट वाज एक्चुअली द difference and comparison of single phase and 3 phase uncontrolled rectifier. अब now let's study the working principle of 3 phase half wave rectifier. सो बेसिकली 3 फेज जो है हाफ वेव रेक्टिफायर है वो हमारे पास कितने डायोड्स पे मुश्तमिल होता है, 3 डायोड्स पे मुश्तमिल है और साथ में 3 रेजिस्टर्स पे। ठीक है, सो वी नीड टू नो विच डायोड इज कंडक्टिंग एंड विच इज नॉट। सो अभी हमने देखना है कि कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा कौन से टाइम पे और कौन सा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। So in a half wave rectifier, each diode conducts for 120 degrees in the sequence of D1, D2, D3. ये अभी मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ, बाकी अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह D1 पहले 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा साइकिल का, और दूसरा जो है D2 वो दोबारा वो भी 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, और इसी तरह D3। इसी तरह ये साइकिल हमारे पास रिपीट होता जाएगा, D1, D2, D3, दोबारा D1, D2, D3, फिर थर्ड टाइम D1, D2, D3। सो इसी तरह हमारे पास ये डायोड की जो स्विचिंग है वो चलती रहेगी एक साइकिल में। At a given time, the most positive instantaneous voltage turns its respective diode on. अब ये डायोड्स किस तरह ऑन होते हैं या किस तरह फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं, तो 3 फेज में हर एक फेज के अगेंस्ट हम क्या लगा लेते हैं, एक डायोड्स लगा लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे शो किया है D1, D2, D3, तो इसका मतलब ये है कि D1 जो डायोड है वो कनेक्टेड है फर्स्ट फेज के, D2 कनेक्टेड है सेकंड फेज के साथ और D3 कनेक्टेड है थर्ड फेज के साथ। तो अब हम
फिर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को देखेंगे कि कौन से डायोड का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसी टाइम पे ज़्यादा है, तो उसी टाइम पे वही डायोड कंडक्ट करेगा और बाकी दो जो है वो कंडक्ट नहीं करेंगे। अभी ग्राफिकली आप लोगों को समझ आ जाएगी। A conducting diode connects its positive source terminal to the cathode of other diodes and hence keep them off. Hence at a time only one diode is on. ये पॉइंट भी अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ये जो स्विचिंग होती है कि पहले D1 कंडक्ट करेगा, उसके बाद D2, उसके बाद D3. So this process is actually called commutation. अब हम स्टडी करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 फेजेस हैं, ठीक है। 3 फेज AC सोर्स है। 3 फेज का जो डेल्टा है वो मुझसे आई थिंक कि आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि यू गाइस आर एक्चुअली स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आप लोगों को आइडिया बहुत होगा कि व्हाट्स एक्चुअली 3 फेज और इसमें लाइन वोल्टेजेस के कौन सी होती है और फेज वोल्टेजेस कौन सी होती हैं। तो अब हमारे पास जो वोल्टेज है, अब इस फेज के साथ जो डायोड कनेक्टेड है दैट इज डिजिग्नेटेड एज D1. This one is connected to the second phase which is designated as D2, and the third one is D3, and these are actually the points A, B and C. These will actually denote us the voltages. So अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनपुट जो वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म है और आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है। इससे आप लोगों को समझ आ जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा डायोड कौन से टाइम पे ऑन होगा, कौन से एंगल के लिए ऑन होगा और बाकी जो दो है वो किस तरह ऑफ होंगे। तो ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है ऑल द 3 फेजेस का, VAN. It's actually the voltage between A and N. BN is actually the voltage between B and N neutral, and VCN is actually the voltage between this point and this point. This is actually common or neutral among all these 3 phases. So किसी टाइम पे लास्ट मैंने एक पॉइंट बताया कि अगर हमने फाइंड करना है कि कौन सा डायोड कंडक्ट करता है तो उसी टाइम पे हम डिफरेंट जो फेजेस है उसको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अब हमने चेक करना है कि कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा। तो एज यू सी दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ V इन वेव फॉर्म ऑफ VCN। आप लोग देख सकते हैं ये इसी तरह आया है और यहाँ पे डिनोट कर रहा है VCN। सो अगर इस पॉइंट पे आप लोग देखें तो VAN की वैल्यू भी कम है उससे, और ये तो VBN जो है ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। सो इसका मतलब है कि इन 3 फेज में VCN का जो वैल्यू है वो इसी पॉइंट पे सबसे हाई है। तो सबसे जब हाई है इसका मतलब ये है कि ये डायोड हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा और VCN जो वोल्टेज है वो इसी पॉइंट पे आ जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो VCN है ये इसकी वोल्टेज की वजह से अब ये जो D2 है और D1 है ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस्ड हो जाएंगे। क्यों रिवर्स बाइस्ड हो जाएंगे, क्योंकि एनोड पे जो इन दोनों के एनोड पे जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज से कम है, जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस वोल्टेज विल एक्चुअली अपीयर अक्रॉस दी लोड रजिस्टर, और हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, VCN के इक्वल हो जाएगी। तभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट तक चूँकि VCN की वैल्यू ज़्यादा है तो आउटपुट के अक्रॉस कौन सी वैल्यू आ रही है, VCN की वैल्यू आ रही है। तो इस एंगल तक हमारे पास अब कौन सा डायोड ऑन होगा, D3 डायोड ऑन रहेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। सो फॉर नेक्स्ट फेज लेट्स चेंज और पिन कलर। सो फॉर दिस आई विल सेलेक्ट दिस पर्पल कलर।
सो अब आप लोग देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली VAN, इट्स ऑलमोस्ट ब्लैक कलर. So this half cycle, this cycle is actually VAN. So अब फाइंड फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर हम कंपेयर कर लें तो VAN की मैक्सिमम वैल्यू है, या आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स यहाँ तक VAN की वैल्यू इन बाकी VCN और VBN से ज़्यादा है. तो जब यह इसी पॉइंट पे VAN की वैल्यू ज़्यादा है तो VAN आप लोग देख सकते हैं कि कौन से डायोड के अक्रॉस अप्लाइड है, D1 के अक्रॉस अप्लाइड है. तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगी और VAN यहाँ पे अपीयर हो जाएगी. अब जब यहाँ पे अपीयर हो गई तो ये दोनों डायोड्स D2 और D3 है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, रिवर्स बाइस्ड हो जाएंगी. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस सारे टाइम के लिए क्या हो रहा है, ये दोनों वोल्टेजेस हैं वो नेगेटिव है या बिलो है. सो हमारे पास जो आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या आएगी, वो VAN आएगी. और लोड अक्रॉस के रेजिस्टर कौन सी वोल्टेज अपीयर होगी, VAN. और ये जो कंडक्शन है ईच एंड एवरी डायोड कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेगा, फ्रॉम 30 टू 150. इसका मतलब है कि टोटल 120 डिग्री के लिए हर एक जो डायोड वो कंडक्शन करेगा. Now let's change again the color for another phase. So let me change it to a green one. So अब now it's turn off VBN. तो आप लोग देख सकते हैं कि VBN यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम वैल्यू है इन तीन फेजेस में, इन तीन फेज की उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है, VBN फेज की है. तो अब इसी तरह VBN कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेगा, फ्रॉम 150 टू 270 एंड एट एक्चुअली मैक्स 120 डिग्री. एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट करेगा. क्यों D2 कंडक्ट, क्योंकि हमारे पास बाकी सारे जो वोल्टेजेस हैं वो बिलो हैं. और यहाँ पे हमारे पास अब कौन सी वोल्टेज आ जाएगी, VBN. तो वो V हमारे पास जो रेजिस्टिव लोड है उसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगी. इस टाइम पे D1 और D3 हमारे पास क्या होंगे, वो रिवर्स बाइस्ड होंगे. इसी तरह अब दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, VCN कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा. तो आप लोग देख सकते हैं कि 270 से 390 तक दोबारा कौन से डायोड ने कंडक्शन स्टार्ट कर लिया, D3 ने. इसी तरह ही रिपीट होता जाएगा. D3 से अगेन दोबारा क्या आ जाएगा, D1, फिर D2, फिर D3, D1, D2, D3. इस तरह ये हमारे पास क्या करेगा, कंडक्शन करता जाएगा. और इसमें एक और टर्म भी हमने यूज़ किया है कि हमारे पास यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया है एंड दैट टर्म इज़ एक्चुअली कॉल्ड 3 पल्स. सो इट्स एक्चुअली ये कौन सा हमारे पास कौन सा रेक्टिफायर है, ये एक्चुअली हमारे पास है 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर. और उसको ब्रैकेट में अगर आप लोग ऐड कर लें कि 3 पल्स, तो 3 पल्स का मतलब ये है कि हमारे पास क्या होता है, कोई भी जो हमारे पास एक साइकिल है उसमें हमारे पास आउटपुट के अक्रॉस 3 ही पल्सेस मिलती है, तभी हम इसे क्या कहते हैं, 3 पल्स रेक्टिफायर. ये लाइन एक्सटेंड कर लें यहाँ से, ठीक है, और ये लाइन यहाँ से एक्सटेंड कर लें. तो एक साइकिल ये हो गया, सेकंड वन ये हो गया और थर्ड वन ये हो गया. इसका जो बाकी हिस्सा है वो ऑलरेडी यहाँ पे कंडक्शन उसने की है. तो इसको इससे मिला के एक साइकिल बन जाएगा. तो टोटल एक ही AC साइकिल में कितने पल्सेस आउटपुट पे आएंगी, वो 3 आएंगी, तभी इसको हम कहते हैं 3 पल्स रेक्टिफायर. सो दिट्स एक्चुअली ऑल द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर. ये जो लाइंस हैं या ये जो स्लाइड है उसमें मैंने सारे यही बातें लिखी है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है, ताकि इन लाइन से या इस टेक्स्ट से आप लोगों को क्या हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए. यहाँ पे मैंने वही बातें लिखी हैं कि फ्रॉम 0 to 30 D3 इज ऑन because VCN is greater than VAN and VBN. During this time output voltage is equal to VCN. जिस तरह आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफिकली या उस फिगर में बताया. इसी तरह
At the same time, the voltage across D1 is VAC and that across D2 is VBC. Hence, diode D2 and D3 are reverse biased because VAC and VBC are less than VCN. इसी तरह from 30 to 150 the most positive voltage is VAN, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया. इस तरह अब 150 से ऑनवर्ड्स VBN becomes greater than VAN. ये सारी बातें मैंने आप लोगों को उस फिगर में बताई हैं यहाँ तक, ठीक है. द साइकिल इज देन रिपीटेड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि D1 D2 D3 अगेन D1 D2 D3 फिर D1 D2 D3. सो दैट्स एक्चुअली मेक्स अ साइकिल या रिपीटिशन. अब यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आया है वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास ये पल्सेस रिपीट हो रही हैं या पल्सेट हो रही है. तो पल्सेशन की वैल्यूज़ क्या है, पल्सेशन की वैल्यूज़ ये है कि हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू है. एंड let me clear this figure text. So अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम है, ये मिनिमम है. तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.5 ऑफ वी मैक्स, ठीक है. मैक्सिमम वोल्टेज जो है उसकी अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट वो आ जाएगा, ठीक है. और हमारे पास ये पॉइंट तो हमें नोन है क्योंकि हमें अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो उसका सप्लाई वोल्टेज का मैक्सिमम हमको पता होगा. तो आउटपुट जो है वो इसी तरह पल्सेट कर रही है, मैक्सिमम फिर ये पॉइंट, मैक्सिमम फिर ये पॉइंट, मैक्सिमम फिर ये पॉइंट. इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, पल्सेशन कहते हैं, पल्सेटिंग रिपीटिशन. सो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बताया है कि वी मैक्स और 0.5 इंटू वी मैक्स के बीच क्या होता है, वी आउट जो है वो पल्सेट होता है. और ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली हमारे पास इक्वेशन किस चीज़ की है, और एवरेज आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन है. इसमें n क्या है, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डायोड्स. सो हमारे पास अभी जो हमने रेक्टिफायर डिस्कस कर लिया 3 फेज, उसमें 3 डायोड्स लगे हैं. तो इनकी जगह 3 वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.87 इंटू VM. तो हमारे पास एवरेज की वैल्यू वो आ जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर. नाउ लेट्स स्टडी 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद RL लोड. अभी थोड़ी देर पहले जो हमने स्टडी किया था दैट वाज आल्सो 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर बट दैट वाज ओनली विद रेजिस्टिव लोड, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज RL लोड, रेजिस्टर प्लस इंडक्टिव लोड. सो बाकी सर्किट कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यही है कि अभी जो हमने सर्किट डिस्कस किया था उसमें सिर्फ आप लोग ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक साथ में यहाँ पे एक इंडक्टर आ जाएगा. तो दैट इज एक्चुअली द होल सर्किट ऑफ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद RL लोड, ठीक है. बाकी फंक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ सेम ही है, लेकिन वेवफॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है. एंड व्हाट्स एक्चुअली देयर डिफरेंस यही है कि हमारे पास इसके थ्रू जो करंट, आउटपुट करंट जो हम ऑब्टेन करते हैं वो एक्चुअली कांस्टेंट करंट होता है. इसी तरह कांस्टेंट करंट हम लोड के अक्रॉस ऑब्टेन करते हैं. और इसकी रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ दैट कि हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था कि हमारे पास जो इंडक्टर है वो एक्चुअली क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है. तो जब एनर्जी स्टोर करता है उधर हम फिर फ्री व्हीलिंग डायोड भी यूज़ करते हैं. तो लोड के अक्रॉस जो करंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, बल्कि कांस्टेंट करंट लोड के अक्रॉस मिलता है. अगर इस पॉइंट की अब भी समझ नहीं आती तो काइंडली रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर. मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आउटपुट का जो करंट है उसकी वेवफॉर्म किस तरह हो जाती है, ठीक है. लेकिन बेसिक वही है कि इंडक्टर में हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होता है. तो वो स्टोर्ड एनर्जी फिर कहाँ डिसिपेट होती है, वो लोड के क्रॉस फ्लो करती है. तो जब लोड के क्रॉस फ्लो करती है तो हमारे पास लोड के क्रॉस करंट की वैल्यू वो डिक्रीज नहीं होती बल्कि इसी तरह की कांस्टेंट होती है.
तो दैट्स एक्चुअली ड्यू टू आई ए, आई बी, आई सी, और आउटपुट जो करंट है वो सारा इन तीनों को मिला के जो करंट मिलती है वो है हमारे पास आउटपुट करंट. सो दैट्स एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर एल लोड. नाउ लेट्स स्टडी थ्री फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर. सिंगल फेज में भी जब हमने स्टडी किया था उसमें भी हमने सबसे पहले सिंगल फेज स्टडी किया था, फिर हाफ वेव, फिर फुल वेव. लेकिन फुल वेव में फिर एक सेंटर टैप्ड होता है और दूसरा फुल वेव ब्रिज होता है. ब्रिज में एक्चुअली डिफरेंस ये होता है कि ब्रिज में हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल बी लोड के अक्रॉस मिलता है और नेगेटिव हाफ साइकिल बी लोड के अक्रॉस मिलता है. लेकिन लोड के अक्रॉस एक्चुअली करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो हमारे पास नेगेटिव जो हाफ वेव है वो हमारे पास वो एलिमिनेट हो जाती है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, लोड रेजिस्टर. तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तब भी करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होती है तो तब भी हमारे पास करंट की डायरेक्शन इस तरह ही होती है. तो दोनों के केस में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाती है. ठीक है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि फुल वेव किस तरह डीसी में कन्वर्ट हो जाती है. सो इट्स हाईली यूज्ड इन पावर एप्लीकेशंस and can be used directly with a three-phase source like transformer. इसका मतलब है कि ये जो थ्री फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाई पावर एप्लीकेशंस में यही रेक्टिफायर यूज होता है, और इसको हम डायरेक्ट जो थ्री फेज सोर्स है उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल थ्री फेज ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्टली हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. इट हैज़ लेस रिपल देन फुल वेव रेक्टिफायर and it's also have 6 pulses per cycle of source voltage. इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमने जो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था उसमें एक्चुअली क्या हो रहा था, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव हमारे पास लोड के क्रॉस मिल रही थी. लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों मिल रही हैं, और इसमें हमारे पास रिपल जो है वो डिक्रीज होती जाती है. So that's actually the difference or advantage of full wave bridge rectifier. It's also called six pulse rectifier. Six pulse rectifier का मतलब ये है कि जो पिछला हमने स्टडी किया था वो 3 पल्स था. लाइक के सोर्स जो सप्लाई है सोर्स वोल्टेज उसके एक साइकिल में यहाँ पे आउटपुट के अक्रॉस 6 पल्सेस मिलती है, तभी इसको 6 पल्स रेक्टिफायर कहा जाता है. In bridge configuration, negative half cycle also pass through the load as we have seen in single phase full wave rectifier. अब हम ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है या सर्किट डायग्राम है ऑफ थ्री फेज फुल वेव बट ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है, तो इसमें हमारे पास 6 डायोड्स लगे हैं. ठीक है, वो D1, D3, D5, D4, D6, D2, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है थ्री फेज सप्लाई जिसके साथ इसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है. आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो 6 डायोड्स हैं उनमें ऊपर जो लगे हैं ये हमारे पास सारे ऑड नंबर्स हैं, D1, D3, D9, और नीचे हमारे पास यहाँ पे कौन से नंबर्स हैं, even नंबर्स हैं, 4, 6, 2. These are even and 1, 3, 5 these are actually odd. ये जो है ये हमारे पास है even numbers 2, 4 and 6. हमारे पास इनपुट है 3 फेज और 6 डायोड्स हैं. सो अब डिसाइड किस तरह होगा या कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन से डायोड ऑफ होंगे. इस तरह तो नहीं हो सकता कि सारे डायोड्स ही ऑन हो, क्योंकि फिर शॉर्ट्स हो जाएंगे और हमारे पास आउटपुट वो मिलेगा ही नहीं, सर्किट ही शॉर्ट होगा, डैमेज हो जाएगा. तो अब हम लेट्स सपोज हम फाइंड करते हैं कि कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन सा डायोड ऑफ होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम दो जो इन 3 टर्मिनल्स में से इसी बी को हम कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास अब कौन से वोल्टेज हो जाएंगे, ए बी और सी बी. ठीक है, ये हमारे पास अब 2 वोल्टेजेस हैं, और ये हमारे पास एक कॉमन टर्मिनल है जो है बी टर्मिनल. सो अब चेक करते हैं, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि एक हमारे पास हो जाएगा ए बी जो कि ये है,
और दूसरा है VCB, ये दोनों वोल्टेजेस आ गई, ठीक है हमारे पास। सो अब हम इन दोनों को देखते हैं और इन दोनों से अब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन सा डायोड ऑफ होगा, ठीक है। VCB is almost equal to VBC, just it's the opposite of VBC. सो अब इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन सा डायोड ऑफ रहेगा। सो इसके थ्रू अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम 0 to 60 डिग्री हमारे पास टर्मिनल्स या वोल्टेजेस 3 हैं, ठीक है। कौन कौन से वोल्टेजेस हैं? वोल्टेजेस हैं AB और CB और तीसरा है B, ठीक है। इन तीनों के थ्रू इसी सर्किट को वोल्टेजेस मिल रही है, लेकिन कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन सा डायोड ऑफ होगा वो अब हम उसके थ्रू अब हम उसका पता लगाते हैं। लेकिन ये एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ऑड नंबर्स है इनमें से हम फाइंड करेंगे कि जिसके अक्रॉस हाईएस्ट पॉजिटिव वोल्टेज हो वो डायोड ऑन होगा, और ये जो इवन नंबर के जो डायोड्स है इनमें से जिसके अक्रॉस हाईएस्ट नेगेटिव वोल्टेज होगा तो वही कंडक्शन करेगा, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस, कि जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था कि या जिस तरह आप लोगों को मैंने टीच किया था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर होता है। उसकी सर्किट अगर आप लोगों को याद हो, इस तरह दो डायोड्स लगे होते हैं और इसी तरह अपोजिट में भी डायोड्स लगे होते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोगों को ये फिगर थोड़ा सा इम्प्रॉपर आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास 4 डायोड्स किसी भी तरह से समझ लें कि ये 4 डायोड्स हैं, ठीक है। तो जब अब ये 4 डायोड्स हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह का पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 2 कंडक्शन करेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बाकी ईमानदार 2 कंडक्शन करेंगे। तो सॉरी ये सेलेक्ट कर लिया। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये हमारे पास करंट इसके थ्रू आएगी और यहाँ पे RL से पास होके किसके थ्रू आएगी, यहाँ पे हाँ इसके साथ अटैच होगी, इसके साथ फिर इसी तरह हमारे पास सोर्स को वापस चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ये भी डाउनवर्ड है करंट की डायरेक्शन। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल किस तरह हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल हम इस तरह हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी आ जाती है, तो इसके थ्रू फ्लो होके इसके थ्रू डाउनवर्ड फ्लो होके यहाँ पे आ जाती है और इसके थ्रू सोर्स को चली जाती है। जस्ट मेरा मतलब ये था कि आप लोग देख सकते हैं कि हर दफ़ा कंडक्शन में फुल वेव ब्रिज में कितने डायोड्स ऑन होंगे, 2 डायोड्स एट अ टाइम कंडक्शन करेंगे और 2 डायोड्स एट अ टाइम ऑफ रहेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी एट अ टाइम हमारे पास कितने डायोड्स कंडक्शन करेंगे, 2 डायोड्स कंडक्शन करेंगे और बाकी जो 4 डायोड्स है वो हमारे पास रिवर्स बायस्ड होंगे, यानी कि वो कंडक्शन नहीं करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन कौन से डायोड्स कंडक्शन करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से डायोड्स कंडक्शन करेंगे। लेकिन हमने इसका पता लगाना है कि ऊपर ये जो ऑड नंबर है यहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिव वोल्टेज को देखनी है और यहाँ पे नेगेटिव साइड पे हाईएस्ट वोल्टेज को देखनी है। सो फॉर द फर्स्ट 0 to 6 डिग्री आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस का, ये हमारे पास कौन सा वोल्टेज है, ये हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है, ये हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है। और रेफरेंस वोल्टेज कौन सा है, बी टर्मिनल का है। तो एक वोल्टेज ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हमारे पास 3 टर्मिनल्स या 3 वोल्टेज आ गई। अब लोग आप देख सकते हैं कि ये वेवफॉर्म 0 से 60 डिग्री तक ये VAB है और ये हमारे पास VCB है और ये B है। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इन तीनों में से यहाँ पे इस 0 से 60 डिग्री तक कौन सा वोल्टेज मैक्सिमम है, VCB, ठीक है, या वी कैन से दैट VC वोल्टेज इज मैक्सिमम। तो अब आप लोग इधर देखें कि VC
कौन से डायोड के साथ कनेक्टेड है? 5 5th नंबर डायोड के साथ कनेक्टेड है। पॉजिटिव वोल्टेजेस में यही मैक्सिमम है, सो यहाँ पे मैं एक टिक मार्क लगा के इसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी और इसके थ्रू फ्लो होगी। अब इन तीनों में से कोई ना कोई एक दूसरा भी कंडक्शन करेगा, और कब कौन सा कंडक्शन करेगा? वही कंडक्शन करेगा कि जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो। नेगेटिव मीन्स के कौन से वोल्टेज की वैल्यू सबसे कम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि VC सबसे ज़्यादा है, उसके बाद VA है, और सबसे आखिर में VB सबसे वैल्यू इसकी कम है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से 60 डिग्री तक D5 के साथ कौन सा वो कंडक्शन करेगा? B टर्मिनल कंडक्शन करेगा। तो B के साथ कौन सा डायोड कनेक्टेड है? 6 कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरह ये करंट इसी से फ्लो करेगा और इस डायोड के थ्रू होके हमारे पास सोर्स को चले जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास जो है पहले 0 से 60 डिग्री तक कौन कौन से डायोड्स कंडक्शन करेंगे? D5 एंड D6, D5 और D6। ठीक है, सो ये तो हो गई 0 से 60 डिग्री तक। अब देखते हैं यहाँ पे भी मैंने एक टेबल ड्रा की है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 0 से 60 डिग्री तक हाईएस्ट पॉजिटिव वोल्टेज किसके अक्रॉस है? C टर्मिनल के अक्रॉस है, और लोवेस्ट किसके अक्रॉस है? B के। सो ड्यू टू हाईएस्ट पॉजिटिव वोल्टेज D5 विल कंडक्ट, एंड ड्यू टू हाईएस्ट नेगेटिव वोल्टेज D6 विल कंडक्ट। अब आते हैं फ्रॉम 60 टू 20। सो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम कौन सा वोल्टेज है? ये VA है, ये VC है, और ये VB है। तो इन तीनों में से कौन सा मैक्सिमम है? VA। सो इट मीन्स के 60 टू 120 अब कौन सा डायोड कंडक्शन करेगा? जो टर्मिनल A के साथ कनेक्टेड है या वोल्टेज A के साथ कनेक्टेड है। सो लेट्स सी के विच वन इज कनेक्टेड विद टर्मिनल A। सो टर्मिनल A के साथ कौन सा कनेक्टेड है? D1। तो अब हमारे पास D1 कंडक्शन करेगा, ये इस तरह आएगा लोड से पास होके, लेकिन अब यहाँ पे ये वेट करेगा कि कौन सा डायोड यहाँ पे कंडक्ट करेगा। तो उसके लिए हमने ये फाइंड करना है कि कौन से डायोड के अक्रॉस मिनिमम वोल्टेज है। सो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि VA भी ज़्यादा है, C भी ज़्यादा है, VB अगेन। सो इट मीन्स के V6 विल कंडक्ट अगेन। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि V6 विल कंडक्ट अगेन। सो V6 हमारे पास वही है, यहाँ से हो क्या इसी तरह यहाँ कंडक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने इस टेबल में भी शो की है कि VA के साथ फ्रॉम 60 टू 120 डिग्री VA एंड टर्मिनल A एंड टर्मिनल B ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। सो D1 एंड D6 अगेन विल कंडक्ट। इसको आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ड्रा की है कि जिसको हम ये समझ सकते हैं कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह फंक्शन करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम 0 टू 60 कौन कौन से कंडक्शन कर रहे हैं? D5 एंड D6। सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि D5 इसी तरह क्लोज्ड है, और हमारे पास V आउटपुट के पास कौन सा वोल्टेज आएगा? VCB आएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ से होके यहाँ से सोर्स को दोबारा मिल जाएगी, और बाकी जो 4 डायोड्स है वो रिवर्स बायस है, तभी यहाँ पे ओपन शोन है। नाउ लेट्स डिस्कस। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें फ्रॉम 60 टू 120 कौन कौन से कंडक्ट कर रहे हैं? D1 एंड D6। So similarly D1 is conducting and D6 is again conducting, and output voltage is equal to VAB. So now let's move from 120 degree to 180 degree. 120 degree to 180 degree अब कौन सा वोल्टेज मैक्सिमम है? Again VA is maximum. So terminal A is connected to which one? Terminal A is connected to which one? Terminal A is connected to D1, so D1 will conduct again. Now you can see that D1 is conducting, and now let's see
कि हमारे पास मिनिमम वोल्टेज कहाँ पे है, तो मिनिमम वोल्टेज VA मैक्सिमम है, VB 0 है और VC सबसे मिनिमम है, नेगेटिव साइड पे ये मूव कर रही है। तो इट मीन्स के नाउ that diode will conduct which is connected to terminal C. So terminal C के साथ कौन सा अब कनेक्टेड है, टर्मिनल C के साथ कनेक्टेड है अब D2. So now D2 will conduct and you guys can see that here D2 is conducting D1 and D2. So now you guys can see that D1 is conducting with D2. D1 and D2 across कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, VAC. So output will be equal to VAC. So now move to another angle from 180 degree to 240 degree. 180 डिग्री टू 240 डिग्री आप लोग देख सकते हैं कि VA भी नेगेटिव साइड पे है, VCB भी नेगेटिव साइड पे है और VA VB हमारे पास 0 है. सो इट मीन्स के 0 इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव नंबर्स. So VB is connected to which terminal? VB is connected to D3. So now D3 will conduct in the above 3 diodes. And now let's see, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि D3 is conducting, D3 is conducting. So this one is D3. And now for another, for odd number, for even number of diodes, let us see कि which one is minimum. So minimum इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, so VC. सो टर्मिनल C के साथ कौन सा कनेक्टेड है, टर्मिनल C के साथ नाउ कनेक्ट है D2. सो D3 and D2 will now conduct. D3 and D2 will now conduct. इसी तरह आप लोग खुद ही D3 and D2. So you guys can see that D3 and D2. इसी तरह from 240 to 300 डिग्री. ठीक है, इसी के लिए कौन कौन से D3 and D4. सो यू गाइस कैन सी दैट D3 and D4 आर कंडक्टिंग. इसी तरह D5 एंड D फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर. और हमारे पास जो आउटपुट है वो किस तरह मिलती है, लेट मी शो यू दैट आल्सो. सो दिस इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ अ 3 फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है, सो यू गाइज कैन सी दैट हमारे पास 6 जो है डायोड्स हैं और 6 डायोड्स 2 के पेयर में कंडक्शन कर रहे हैं. तो एक पेयर यहाँ कंडक्ट करेगा, ठीक है, फिर दूसरा पेयर यहाँ कंडक्ट करेगा और तीसरा पेयर यहाँ कंडक्शन करेगा. और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हर एक डायोड जो है वो 120 डिग्री के लिए क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है. फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं D6 कितने एंगल के लिए कंडक्शन कर रहा है, 0 to 60 एंड 60 to 20. सो दोनों को कंबाइन, दोनों को मिला के कितना वो एंगल बन जाता है, 120. इसी तरह D2 भी 60 के लिए, D4 भी 60 के लिए कर रहा है. इसी तरह 5 and 5, D1 एंड D3. तो सारे डायोड जो है वो 120 डिग्री के लिए कंडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट 3 फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है, सो इसमें अगर कोई भी मसला हो तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़.